पार्लियामेंट के इतिहास में पिछले कुछ दिनों से मैं YouTube पर वो छोटे छोटे लोगों की बातें आती है तो मैं उसको अध्ययन कर रहा था। इसमें लालू प्रसाद यादव जी के भाषण की शैली को मैं देख रहा था। अटल जी के प्रधानमंत्री थे और लालू जी का भाषण था और उनके भाषण में एक विनोद है, ह्यूमर था कि वो जिस प्रकार से बोलते थे लोग हंसते थे, उसमें व्यंग्य भी था। तो 11 बजे मुझे जाना था तो मैं 11:05 में पहुंचा और अमिताभ बच्चन 10 बजे पहुंचे। तो मैंने उनको बोला, अरे भाई मुझे बताया क्यों नहीं कि वो 10 बजे आने वाले, तो मैं भी आता। तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम 11 बजे है, वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो वो कागज लेकर एक रूम में बैठकर अपना पूरा अध्ययन कर रहे थे। तब मैंने मजाक में उनको कहा कि मैं भाषण देने के पहले कुछ सोचता ही नहीं हूं, आप कितना अध्ययन करके बोलते हो। मुलायम सिंह यादव जी की याद मुझे आ रही है। मुझे याद है कि मैं मंत्री बनने के बाद ई रिक्शा इसका बिल लेकर पार्लियामेंट में गया था और मैं चाहता था कि साइकिल रिक्शा इस देश से नष्ट हो। तब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और जब ये ई रिक्शा का बिल मैंने पार्लियामेंट में रखा, इस पर चर्चा हुई, उन्होंने भी भाषण दिया और उन्होंने भाषण देने के बाद कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके ऊपर वो विश्वास रखते थे, वो बार बार कहते थे कि मैं ऐसे आदमी को चलाने वाले रिक्शा में मैं नहीं बैठूंगा। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय रामदास आठवले, लोकसभा में मेरे सहयोगी मेरे मित्र आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल, लोकमत के मुख्य संपादक आदरणीय विजय दर्डा, आदरणीय राजेंद्र दर्डा, आदरणीय देवेंद्र दर्डा, उपस्थित सभी सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज विशेष रूप से जो हमारे संसद के सहकारियों को लोकमत के तरफ से पुरस्कार मिलने वाला है, उन सभी सांसदों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभेच्छाएं देता हूं। भारतीय संसद जो है वो दुनिया के इतिहास में एक अलग संसद है। भारत के बारे में ये कहा जाता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया है कि केवल सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और ये जो हमारी विशेषता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में जो जो आदर्श हमारे देश ने प्रस्थापित किए हैं, वो केवल देश के लिए नहीं तो दुनिया के लिए भी आदर्श है। हमारा जो लोकतंत्र है, जिन 4 स्तंभों पर खड़ा है, उसमें से लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशरी और मीडिया। और हमारे संविधान में, संविधान निर्माण करते समय हर व्यक्ति के रोल के बारे में संविधान में विस्तृत रूप से लिखा है। कर्तव्यों के बारे में भी लिखा है और जिम्मेदारी के बारे में भी लिखा हुआ है। स्वाभाविक रूप से हमारा संविधान और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे लिए एक लाइफ कन्विक्शन के रूप में है। और इसलिए इस मंदिर में जो जो लोग आकर यहाँ काम करते हैं, कार्य करते हैं, उनका जीवन हर व्यक्ति का कुछ समय का होता है। मुझे याद है कि जब मैं महाराष्ट्र के विधानमंडल में काम करता था तो आज जवाहरलाल जी दर्डा, जिनको हमने अभिवादन किया, वो कैबिनेट मंत्री थे और मैं विपक्ष में आमदार करके काम, विधायक करके काम करता था। परिस्थितियां बदलती रहती है। जो विधानसभा में रहते हैं वो लोकसभा में आते हैं, लोकसभा में आते हैं वो मंत्री बनते हैं। और एक शरद जोशी करके एक हास्य व्यंग्य कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। एक कविता में उन्होंने उस समय लिखा था कि राज्य में बेकार थे उनको दिल्ली भेजा गया, जो दिल्ली में बेकार थे उनको गवर्नर बनाया गया, और जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बनाया। तो राजनीति में
हर जगह पर लोग बदलते रहते हैं और लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कितनी भी ट्रेन जैसी हर स्टेशन पर रुकती है, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं, वैसे हमारी पार्लियामेंट की स्थिति है। और स्वाभाविक रूप से ये जो लोग काम करते हैं, इनके सामने पार्लियामेंट में अपनी बात को रखना ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके क्षेत्र में वो जनता के प्रति उत्तरदायी के रूप में कैसा काम करते हैं। मैं अक्सर ये मानता हूं कि बहुत से लोग नसीबवान होते हैं जिनका पैराशूट लैंडिंग होता है, और एक बात होती है कि जो लोग ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर काम करते करते संसद तक आते हैं, तो दोनों के कार्य में बहुत फर्क होता है। क्योंकि जो छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं, उन लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझाना, उनके सवालों के लिए आवाज उठाना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये बहुत कठिन काम होता है। मुझे याद है, मैं जब बहुत यंग था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लोकसभा का दौरे में, उस समय वो विपक्ष के नेता थे, और मैं हेलीकॉप्टर से महाराष्ट्र का उनके पूरे टूर में उनके साथ असिस्ट कर रहा था। तो मुझे वो अपनी बातें बताते थे। एक बार उन्होंने मुझे बताया, नितिन एक बात जीवन भर याद रखो कि आप कितने भी जल्दी में क्यों ना हो, पर आपके घर में आपको मिलने के लिए जो लोग आए हैं, उनको बिना मिले कभी मत जाओ। भले 1 मिनट क्यों ना हो, उसकी बात सुन लो। बाद में मुझे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैंने मुंबई में मैं मंत्री था, तो घाटकोपर में एक उड्डान पुल बना था, उसके उद्घाटन के लिए उनको लेके गया। तो उस समय हमारे विधानमंडल में रोज संघर्ष होता था, कामकाज बंद था। तो वाजपेयी जी ने, उनकी एक पद्धति थी, उन्होंने कहा कि क्या विधानसभा पूरी बंद करने से ही लोकतंत्र सफल होगा? क्या आप आपकी बात को बंद किए बिना रख नहीं सकते? इस प्रकार का व्यवहार जो आप कर रहे हो, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? तो मैं योगायोग से जब वो बातें सुन रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि वो थोड़े से दुखी थे, क्योंकि उनके समय जो बात वो कहते थे कि कितनी भी बात अगर कठोर कितनी भी क्यों ना हो, वो अच्छे शब्दों का उपयोग करके कही जा सकती है, और शब्द का इस्तेमाल कैसे करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी एक बात होती है कि जो संसद में बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका ध्यान हर समय ऊपर के मीडिया के गैलरी की तरफ होता है, और जो कभी शांति से अच्छा बोलता है तो मीडिया में छप के आता है कि ये इसको मैनेज कर दिया, विपक्ष को मैनेज कर दिया। अब जो चिल्लाता है तो बोलते हैं कि इनका व्यवहार जिम्मेदारी पूर्ण नहीं है। तो ना कभी दोनों तरफ से डबल ढोलकी बजती है। तो लोगों के सामने, सब मीडिया में ऐसा नहीं होता, मैं जहां जो बैठे उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, तो लोगों को लगता है तो पहले कि भाई हमारी न्यूज कैसे छपे। और ये बात सही है कि पब्लिसिटी और प्रसिद्धि ये भी उतनी आवश्यक होती है। पर आप अगर पार्लियामेंट के इतिहास में जाएंगे, और पार्लियामेंट के इतिहास में पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर वो छोटे छोटे लोगों की बातें आती है, तो मैं उसको अध्ययन कर रहा था। इसमें लालू प्रसाद यादव जी के भाषण की शैली को मैं देख रहा था। अटल जी के प्रधानमंत्री थे और लालू जी का भाषण था, और उनके भाषण में एक विनोद है, ह्यूमर था, कि वो जिस प्रकार से बोलते थे लोग हंसते थे, उसमें व्यंग्य भी था। तो मैं जब उनको पूरी तरह से देख रहा था तो उसकी काफी मैंने उनको देखा, उनकी स्टाइल को देखा। और 2 दिन पहले मैं और अमिताभ बच्चन दिन भर हमारे रोड सेफ्टी के कार्यक्रम में करीब 6-7 पार्ट में शूटिंग कर रहे थे। तो मैं भी बैठा था, कुछ इसमें था, कुछ समय में नहीं था। तो मैं उनकी बातों के तरफ देख रहा था। तब मेरे ध्यान में आया कि जो वक्तृत्व होता है उसका हमारे यहाँ उतना साइंटिफिक अध्ययन नहीं होता। विशेष रूप से मैं जब उस कार्यक्रम में गया था शूटिंग के लिए, तो 11 बजे मुझे जाना था, तो मैं 11:05 में पहुंचा, और अमिताभ बच्चन 10 बजे पहुंचे।
तो मैंने उनको बोला, अरे भाई मुझे बताया क्यों नहीं कि वो 10 बजे आने वाले, तो मैं भी आता। तो उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम 11 बजे है, वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो वो कागज लेकर एक रूम में बैठकर अपना पूरा अध्ययन कर रहे थे। तब मैंने मजाक में उनको कहा कि मैं भाषण देने के पहले कुछ सोचता ही नहीं हूं, आप कितना अध्ययन करके बोलते हो। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारी संसद में जो बोलने वाले वक्ता होते, वो अपने पॉइंट्स पहला कौन सा रखना, बाद में कौन सा रखना, एंड कहाँ करना, इसमें काफी, मैं जब विद्यार्थी था तो एक बार वैसे तो मैं देवाड़िया कांग्रेस भवन में 2 मंत्रियों का भाषण था। एक थे इंद्र कुमार गुजराल और दूसरे शायद उस समय शुक्ला, हमारे माहिती नभोवाणी मंत्री थे, विद्याचरण शुक्ला। तो मैं पहली बार उनको सुनने के लिए गया था। मुझे ध्यान में आया कि हर आदमी की अपनी एक स्टाइल होती है, उसकी अपनी बात को रखने की एक स्टाइल होती है, उसके शब्दों का उपयोग, उसमें भी बड़ा अर्थ होता है। और इसलिए निश्चित रूप से संसद में जो पुराने लोगों ने अपने भाषण दिए, उसको सुनकर हम बहुत सी बातें समझ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में वो कहते थे कि मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है और मतभिन्नता होना ये लोकतंत्र का आत्मा भी है, पर मतभिन्नता के साथ मनभेद नहीं होनी चाहिए। और उन्हें अपने जीवन में इस बात को निभाया। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र काफी दिनों के बाद एक प्रकार से बहुत मजबूत बनते जा रहा है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में जो काम करने वाले हमारे सांसद बंधुगण हैं, बहनें हैं, उन सब की जो कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो जितना क्वालिटेटिव होगा, गुणात्मक होगा, उतना संसद का गौरव बढ़ेगा। पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे वाद विवादों में आजकल हमारी समस्या मतभिन्नता नहीं है, हमारी समस्या जो है विचार शून्यता है। हमारी समस्या है बहुत से लोग जो अपने विचारों के आधार पर पक्का कन्विक्शन के साथ खड़े रहते हैं, उनकी धीरे धीरे कमी हो रही है। और डिटोरेशन जो आइडियोलॉजी के साथ हो रहा है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट, ऐसा कुछ लोग लिखते हैं। और जो सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़े रहे। मैं अपने जीवन में जिन लोगों से बहुत प्रभावित हुआ हूं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। और मैंने उनसे नजदीक रहकर, जब वो मंत्री था मुंबई आते थे, जब उनका व्यवहार मैंने देखा, उनका व्यक्तित्व देखा, उनकी सादगी देखी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। वो डिफेंस मिनिस्टर थे। एक दिन मेरे पास आए जब मैं मलबार हिल पर रहता था, तो बोले आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं। बोले चलो मेरे साथ, मैं डेंटिस्ट क्या जा रहा हूं। तो गिरगांव चौपाटी पर एक डिफेंस मिनिस्टर, साथ में कोई पुलिस वाला नहीं, एक गाड़ी थी केवल। हम दोनों बैठकर गए। एक उनका पीए था, डेंटिस्ट के पास गए। पूरा काम होने के बाद फिर बोले चलो हम जूस पिएंगे। हम सुख सागर में गए, सुख सागर में जूस पिया और मैंने देखा उनका पूरा व्यवहार सिंपल। जब वो नागपुर आए तो मैं उनके स्वागत के लिए गया, और स्वागत के लिए गया तो मैंने देखा कि एक भी आदमी नहीं, हार नहीं, अधिकारी नहीं, कोई नहीं। मुझे याद है अभी उनसे मैंने सीख कर, मैं पिछले 40 साल से महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, फिर महाराष्ट्र में मंत्री था, फिर पार्टी का अध्यक्ष था, अभी मंत्री हूं। मेरे 45 साल में मैं मजाक में कहता था कि मेरे स्वागत के लिए कुत्ता भी नहीं आता, पर आजकल कुत्ता आने लगा, क्योंकि मैं Z+ कैटेगरी में आया हूं तो वो आता है। अगर मेरे यहाँ कोई गलती से आता है हार लेकर, तो गाला खा के जाता है। तो कभी मैं कहता हूं कि क्यों आते हो, क्यों समय खराब करते हो? कोई अधिकारी डिपार्टमेंट का भी नहीं आता। हमारे संसदीय प्रणाली में काम करने वाला जो नेतृत्व, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लोकप्रियता के साथ तुम्हारे स्वागत का कोई संबंध नहीं है।
तुम कौन से कपड़े पहनते हो इससे साथ कोई संबंध नहीं। जनता बहुत होशियार है, ये पब्लिक है, ये सब जान लेती है। ये जो गाना है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उनको पूरी कुंडलियां मालूम है सबकी। तो ये आर्टिफिशियल नाटक क्यों करते हैं? तो ये जो हमारी परंपरा थी, इसमें जो लोग हमारे, इसमें अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, उनकी बातें बताई गई कि मुख्यमंत्री पद जाने के बाद वो ऑटो रिक्शा में गए और उनकी परिस्थिति बहुत ही सामान्य थी। तो ऐसे लोगों ने हमारे लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाया और उस लोकतंत्र का गरिमा, मान, सम्मान बढ़ाने का जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। और इसलिए एक अच्छी बात है कि जो संसद में अच्छा काम करता है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिस्पेक्ट करना, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिलती है। मैं मजाक में कहता हूं कि कोई भी पार्टी की सरकार है, पर एक बात बहुत अच्छी होती है, एक बात पक्की होती है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती। इसी का नाम सरकार होता है, वो चलते रहता है बाढ़ लार जैसे ही। पर संसद में जो काम करने वाले हमारे सांसद है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में, सामाजिक परिस्थिति के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, गांव गरीब मजदूर किसान के बारे में उसकी आवाज को बुलंद करते हैं, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से मुलायम सिंह यादव जी की याद मुझे आ रही है। मुझे याद है कि मैं मंत्री बनने के बाद ई रिक्शा इसका बिल लेकर पार्लियामेंट में गया था और मैं चाहता था कि साइकिल रिक्शा इस देश से नष्ट हो। तब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और जब ये ई रिक्शा का बिल मैंने पार्लियामेंट में रखा, इस पर चर्चा हुई, उन्होंने भी भाषण दिया और उन्होंने भाषण देने के बाद कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके ऊपर वो विश्वास रखते थे, वो बार बार कहते थे कि मैं ऐसे आदमी को चलाने वाले रिक्शा में मैं नहीं बैठूंगा। और आज ये बिल संसद में आ रहा है जो 1 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते, वो प्रथा को बंद करने वाला है। तो जब मैंने बिल मंजूर हुआ तो उन्होंने आवाज दिया मुझे, और जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने एक वाक्य ऐसा मुझे कहा कि देखो नितिन, ये संसद इस बात के लिए है जो गरीब के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आपने ये जो बिल लाया है, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि डॉक्टर लोहिया जी का सपना पूरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो संसद में जब कोई कानून बदलता है, कोई नई पॉलिसी आती है, उसका फायदा जब समाज के जो शोषित, पीड़ित, दलित लोगों को मिलता है, तो उसके बारे में जो एक समाधान होता है वो अपने आप में एक अलग होता है। और ये सब करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो सांसदों का है, विपक्ष में रहकर भी। और विशेष रूप से मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था, तो मैं मंत्री रहने के बाद भी मेरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन मैं अपोजिशन पार्टी को तैयार करके देता था, क्योंकि जो संसद के या विधानमंडल के इस पर जब हाउस में जो हो सकता है वो मंत्री भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस बात के लिए प्रशासन विरोध करता है वो प्रश्न अगर पार्लियामेंट में, अगर सभागृह में चर्चा में आता है और आपने उसको अगर हाँ कह दिया, तो बाद में अधिकारियों की भी चलती नहीं, किसी की चलती नहीं, उसको वो करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं संसद का महत्व इतना ज्यादा है कि आज मैं अभी ब्रीफिंग ले रहा था, तो मैंने कहा कि मार्च के पहले ये होगा ऐसा मैं बता दूंगा। तो सेक्रेटरी ने मुझे कहा ऐसा मत बताइए सर, आप ऐसा बताइए कि मैं ये करने की कोशिश करूंगा। मैं आपके गले में माला लटका दूंगा। मैंने बोला इसका मतलब क्या? मैंने बोला मैं जवाब दूंगा कि मार्च के पहले इतना पूरा अवार्ड हो जाएगा और आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरा करना है। अब मुझे मालूम नहीं, कम ज्यादा होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मैं ये प्रॉमिस देने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं संसद का महत्व केवल पवित्रता के साथ नहीं है। तो संसदीय लोकतंत्र का महत्व जो आम आदमी और व्यक्तियों की आकांक्षा और अपेक्षा है उसके साथ भी है, और उसको पूरा करने में जिन लोगों ने संसद के कार्य को गुणात्मक कृति से गौरवान्वित किया है, ऐसे ही सभी सांसद आज उनका सत्कार हो रहा है। मैं उसमें से बहुसंख्य सांसदों को नजदीक से जानता हूं और निश्चित रूप से उनके कार्य को भी जानता हूं, और मुझे विश्वास है कि ये सांसदों ने जो गरिमा बढ़ाया है हमारे भारतीय लोकतंत्र का और हमारे संसद का,
ये निश्चित रूप से हमारे देश का लोकतांत्रिक इतिहास है। मैं हृदय से उन सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और एक ही बात कहूंगा कि अब आने वाली जो नई पीढ़ी आती रहेगी, क्योंकि पीढ़ियां बदलने वाली है, तो निश्चित रूप से इससे अच्छा और लोकतंत्र का गरिमा मान सम्मान बढ़ाने का काम हम लगातार करते रहेंगे। इसी बात से हमारा लोकतंत्र दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनेगा। हम वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरी दुनिया लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए और नियमों के लिए और हमारी पद्धति के लिए हमारे देश की तरफ देखेंगे। इतना अच्छा इसमें विकास करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों ने जो स्वीकार की है, उसको सब मिलकर निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।